हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम सोशल सिक्योरिटी के सिलेबस को देख रहे थे और सोशल सिक्योरिटी का आज हमारा 8वां लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। आज हम कुछ विविध स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम विमेन से रिलेटेड स्कीम्स को कवर कर चुके हैं, आप और चिल्ड्रन से रिलेटेड स्कीम्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड दोनों की स्कीम्स को हमने अलग अलग कवर किया था। साथ ही हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स को कवर कर चुके हैं और भी उसके अलावा भी हम अन्य स्कीमों को कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ विविध स्कीम्स देखेंगे जो अक्सर चर्चा में रहती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पहली हमारी आज की स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी एलिजिबिलिटी 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए यह स्कीम उपलब्ध है, जिनके पास एक बैंक खाता है, बैंक अकाउंट होना चाहिए इसमें। जो लोग 50 साल पूरा करने से पहले योजना में शामिल होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी आयु 50 साल होने से पहले ही इस स्कीम्स का में शामिल हो जाते हैं या एनरोल करा लेते हैं, वे प्रीमियम के भुगतान के अधीन 55 वर्ष की आयु तक जीवन जोखिम को कवर कर सकते हैं, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस को कवर कर सकते हैं। प्रीमियम इसमें कितना है? 330 रुपये प्रति वर्ष। ये एक किस्त में 100 डेबिट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही बार में पूरा का पूरा ईयरली डिडक्शन इसका कर लिया जाएगा बैंक द्वारा। जोखिम कवरेज किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए, यानी कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस में 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना को कौन लागू करेगा? इस योजना की पेशकश जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कर्ताओं द्वारा की जाएगी जो इस उद्देश्य के लिए इस योजना में शामिल होने और बैंकों के साथ गठजोड़ करने के इच्छुक हैं। यानी कि LIC तो इसमें कंपलसरी है ही, साथ में जो अन्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे जनरल इंश्योरेंस या बिरला सन लाइफ और भी या जितनी भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं या शेयर होल्डिंग कर सकते हैं। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना मृत्यु बीमा के लिए, ये जो एक तो दुर्घटना बीमा है और एक लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें पात्रता, इसकी एलिजिबिलिटी बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। पहली वाली कितनी थी? 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी। और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है स्कीम है, वो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। इसमें प्रीमियम कितना है? 12 रुपये प्रति वर्ष। वैसे अब ये अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो ये कंपलसरी कर दिया गया है बैंक्स के लिए कि वो आपको एक फॉर्म देंगे लाइफ इंश्योरेंस का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, हेल्थ, तो इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो इसमें 12 रुपये प्रति वर्ष आपका डिडक्शन किया जाता है आपके अकाउंट से, वो स्वतः ही यानी कि ऑटोमेटिकली ही डेबिट कर लिया जाएगा। और ये अब कंपलसरी कर दिया गया है किसी भी नए अकाउंट पर या पुराने अकाउंट को अपडेट करने के लिए भी अब इसको ज़्यादातर अपडेट किया जा रहा है, कंपलसरी किया जा रहा है। मतलब ये ज़बरदस्ती है, एक तरह से ज़बरदस्ती ही आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप इसके लिए इच्छुक हो या ना हो। फिर है भुगतान मोड। योजना के तहत इस वार्षिक कवरेज 1 जून या उससे पहले बैंक द्वारा ग्राहकों से प्रीमियम सीधा स्वतः डेबिट किया जाएगा। या तो 1 जून को कर लिया जाता है, इसमें सीधा बैंक से पैसा काट लिया जाता है, या 1 जून से पहले। जोखिम कवरेज, इसमें मृत्यु और पर 2 लाख रुपए और किसी भी तरह की क्षति होने पर, यानी कि दुर्घटना में क्षति होने पर, जिसमें जैसे कि दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर के पूर्णता क्षति पर 2 लाख रुपए और एक आंख से नेत्रहीन होने पर या एक हाथ या एक आंख या एक पैर में किसी तरह की दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। फिर है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के बीच वृद्धावस्था आय सुरक्षा और श्रमिकों में दीर्घ आयु जोखिम को संबोधित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनको सेवानिवृत्ति की एज के बाद, यानी कि 60 साल या 55 साल की एज के बाद ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ टाइम पेंशन के रूप में एक फिक्स रकम प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि वो कुछ इसमें इस योजना के तहत कुछ अंश अपने पास से इसका कंट्रीब्यूशन देंगे, कुछ योगदान अपने पास से देंगे, जिससे 55 साल की एज बाद या 60 साल की एज बाद उनको पेंशन के रूप में एक फिक्स रकम प्राप्त होती रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सरकार ने 1 जून 2015 से इस योजना को शुरू किया था। यह योजना स्वावलंबन योजना और NPS को प्रतिस्थापित करती है। यानी कि स्वावलंबन योजना जो थी पहले की स्वावलंबन योजना और दूसरी NPS, इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके इस अटल पेंशन योजना को स्टार्ट किया गया है।
अटल पेंशन योजना के लाभ सब्सक्राइबर जो हैं, यानी कि जो भी एनरोल कराएंगे लोग, उनके लिए फिक्स पेंशन 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है, यानी कि मिनिमम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये इसमें पेंशन प्रदान की जाएगी। वो आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर है कि कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का श्रमिक कितनी पेंशन, कितना योगदान उसमें इस स्कीम्स में कर रहा है। अगर वो 18 साल से और 40 साल की उम्र के बीच इस स्कीम्स का लाभ उठाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक है तभी वो इस स्कीम का पात्र बन सकता है, और उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि 40 साल से पहले आपको ज्वाइन करना है और 18 साल के बाद, और फिर उसमें आपको जितना भी योगदान देंगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें पेंशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। यदि सब्सक्राइबर जल्दी जुड़ते हैं तो योगदान कम होगा, यानी कि अगर कम उम्र में जैसे 20 या 21 साल की एज में कोई इसको ज्वाइन कर लेता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन उसको कम देना पड़ेगा मंथली या ईयरली, और इसी तरह जैसे लेट से जुड़ता है, यानी कि 35-36 साल की एज में कोई इसको एनरोल करता है इस स्कीम को, तो उसको ज्यादा यानी कि अधिक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ताकि तभी उसको 1000 या 5000 रुपये की रेस्पेक्टिवली जो भी किस्त प्रदान की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को समान पेंशन दे है, यानी कि अगर पत्नी एनरोल करा लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वही पेंशन उसके पति को प्रदान की जाएगी, और इसी तरह अगर पति ने एनरोल कराया है और उसकी मृत्यु हो जाती है समय से पहले तो पत्नी को ये पेंशन प्रदान की जाएगी। अटल पेंशन योजना में योगदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के समान कर लाभ के लिए पात्र हैं, यानी कि इसमें कर का भी लाभ मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी। कर लाभ में धारा 80 CCD क्लॉज 1 के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती शामिल है, यानी कि एक्स्ट्रा 50,000 रुपए तक में टैक्स रिबेट मिलेगा, यानी कि टैक्स पर छूट मिलेगी। फिर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ग्राम विकास परियोजना है, जिसके तहत प्रत्येक सांसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य है, जिनमें से एक 2016 तक हासिल किया जाएगा। इसके बाद 2024 तक 5 ऐसे आदर्श ग्राम प्रतिवर्ष चुने जाएंगे, यानी कि हर साल 5 हर सांसद को चुनने होंगे 5 गांव और विकसित किए जाएंगे। अब हुए कितने हैं ये आप खुद ही देख सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को तेज करना जो चिन्हित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की ओर ले जाती है, जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना, बेहतर बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, उच्चतर उत्पादकता प्रदान करना, मानव विकास को बढ़ावा देना यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करना यानी कि लिवलीहुड के बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना, विषमताओं को कम करना, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है उनको कम करना, इनइक्वालिटीज को, अधिकारों तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, राइट्स की एक्सेसिबिलिटी हो, व्यापक सामाजिक गतिशीलता और समृद्ध सामाजिक पूंजी। फिर है स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी शासन। स्थानीय शासन के मॉडल उत्पन्न करने के लिए जो पड़ोसी ग्राम पंचायतों को सीखने और अनुकूलन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय विकास के स्कूलों के रूप में पहचान किए गए आदर्श ग्रामों का पोषण करना। फिर है अगला प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास, ये ग्रामीण योजना, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, शहरी योजना है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। 2022 तक सभी के लिए आवास, ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शुरू किया गया है और मार्च 2016 के दौरान इसे अनुमोदित किया गया है, यानी कि मार्च 2016 में इसे लॉन्च किया गया है। योजना के तहत सभी आवासहीन और जीर्ण शीर्ण यानी कि जो भी टूट फूट वाले मकान हैं, घर हैं, उसमें रहने वाले परिवारों को पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें घर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है। यह योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। घरों की लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाएगी। इसका उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीन और आवासहीन घरों में पक्के मकान उपलब्ध कराना, यानी कि जितने भी घर, जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर उपलब्ध कराना और जो उनके पास घर है उनके घर की मरम्मत करा के उनका घर ठीक कराना। वित्त पोषण, इस योजना के तहत लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60
रेशियो 40 यानी कि 60% केंद्र की हिस्सेदारी होगी, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे हमने पहले बताया भी था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कौन सी होती हैं और सेंट्रल सेक्टर कौन सी होती हैं। तो ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें केंद्र का हिस्सा 60% और 40% राज्यों का हिस्सा। ये किसके लिए है? ये मैदानी क्षेत्रों के लिए, यानी कि समतल क्षेत्रों के लिए, सामान्य क्षेत्रों के राज्यों के लिए ये इस तरह से अनुपात में बांटा जाएगा। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए ये अनुपात जो है 90:10 का है, यानी कि 90 केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी 90% की, और 10% कंसर्न जो भी राज्य होगा, स्टेट होगा, वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। लाभार्थी मनरेगा से 90 दिनों के अकुशल श्रम का हकदार है। साथ ही वो जो लाभार्थी होगा जिसको वो घर प्रोवाइड किया जाएगा या जिसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, वो ऐसा लाभार्थी 90 दिन का एक्स्ट्रा मनरेगा के काम का हकदार भी होगा। लाभार्थियों को घर के निर्माण के लिए 70,000 रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा होगी, जो वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है। इसके पास ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। फंड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ पर भी डीबीटी की सहायता से पैसे को सीधा अकाउंट होल्डर को दिया जाएगा, बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह हालांकि पुरानी स्कीम है, लेकिन इसके 3 चरण हैं। हम सीधा तीसरा चरण के बारे में बात करेंगे। सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जो असंबद्ध बस्तियों में सभी मौसमों तक पहुंच प्रदान करती है। असंबद्ध बस्तियां जो होती हैं, जैसे कि आप मलिन बस्तियां जहां पर कच्ची सड़कें होती हैं या फिर बहुत तंग सड़कें होती हैं, ऐसी जगहों पर सारा जितना भी एरिया है सबको, रिमोट एरियाज को सड़कों से जोड़ने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। राज्य सरकारों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय PMJSY के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जिम्मेदार है। अब इसका तीसरा चरण क्या है? इस चरण 3 को जुलाई 2019 के दौरान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें ग्रामीण कृषि बाजारों यानी कि ग्राम, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों के आवासों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के समेकन शामिल हैं। इस योजना के तहत राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई को समेकित करने का प्रस्ताव है। योजना की अवधि 2019-20 से 2024-25 है, यानी कि 5 साल की अवधि में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है, यानी कि 25,000 किलोमीटर पर ईयर बनाई जानी है। फिर है स्वामित्व योजना। स्वामित्व गांवों का सर्वेक्षण और गांवों के क्षेत्रों में काम चलाऊ तकनीक के साथ मानचित्रण। योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। स्वामित्व जो है मानचित्रण तकनीक से संबंधित पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है, ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण बसे हुए क्षेत्र में भूमि के सर्वेक्षण के लिए है, यानी कि इससे लैंड का सर्वे किया जाता है। लैंड सर्वे जो किए जाते हैं इससे ड्रोन के माध्यम से किए जाते हैं। ड्रोन के माध्यम से लैंड सर्वे किए जाते हैं और उनका लेआउट तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण पूरे देश में 4 साल यानी कि 2020 से 2024 की अवधि में किया जाएगा। पायलट चरण के लिए इसमें लगभग 80 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ इस योजना को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। उद्देश्य ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता लाने के लिए उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए एक वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, यानी कि ग्रामीण लोगों को उनके क्षेत्रों का अवलोकन कराकर, सर्वेक्षण कराकर उनको लेआउट प्रदान करना, ताकि वो कोई भी कमर्शियल रूप में अपनी जमीनों का यूज कर सकें, कमर्शियल रूप में अपनी जमीनों को और घरों को यूज कर सकें। सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और GIS नक्शे का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है। GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। संपत्ति विवाद संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना, यानी कि जो भी भूमि से संबंधित विवाद होते हैं, यानी कि खसरा खतौनी जो निकाली जाती हैं, उसमें जो लोगों की ज़मीनें, जो जगहें दबा ली जाती हैं या उन पर कब्जा कर लिया जाता है, उससे भी परेशानी से भी दीवानी मुकदमों में भी इससे कमी आएगी, क्योंकि जब उनके सर्वेक्षण हो जाएंगे ड्रोन के माध्यम से, तो कोई भी आसपास वाला जमीन को इलीगली दबा नहीं सकेगा, दूसरे की जमीन को इलीगली उसके खेत को दबा नहीं सकेगा, और सर्वेक्षण की वजह से, लेआउट की वजह से वो डेटा गवर्नमेंट के पास पहले ही मौजूद होगा। फिर सौजल योजना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा का लक्ष्य हर ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाने पकाने और अन्य घरेलू बुनियादी जरूरतों के लिए एक स्थायी आधार पर
पर्याप्त सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना है। इस बुनियादी आवश्यकता को न्यूनतम जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करना चाहिए और हर समय और सभी स्थितियों में और आसानी से सुलभ होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत मंत्रालय ने फरवरी 2018 में सौजल के नाम से एक परियोजना शुरू की थी। किसका? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सौजल नाम से एक परियोजना फरवरी 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पीने के पानी की सतत पहुंच यानी कि सस्टेनेबल पहुंच प्रदान करने के लिए एक मांग संचालित और सामुदायिक केंद्रित कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। फिर है एस्पायर योजना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भारत सरकार द्वारा एक योजना नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता एस्पायर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। एस्पायर योजना नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रौद्योगिकी केंद्रों को एक नेटवर्क स्थापित करने और उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए, ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए और कृषि उद्योग में नवाचार के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सहायता करता है। एस्पायर लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं ऊष्मायन केंद्र या टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य, इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। इसमें नई नौकरियां पैदा करना और बेरोजगारी को कम करना, भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, मूल जिला स्तर पर आर्थिक विकास करना, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नवीन व्यापार समाधान की सुविधा प्रदान करना, एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना। अगली स्कीम है हमारी जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान, इसमें पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के रूप में जाना जाता था। इसे गैर साक्षर या शुरुआती साक्षर कौन से होते हैं? न्यू लिटरेट के साथ साथ स्कूल ड्रॉप आउट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करते हैं, जिनकी स्थापना के क्षेत्र में एक पूरा बाजार आता है। जन शिक्षण संस्थान की योजना को जुलाई 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी कि अब किसके अंडर में है ये जन शिक्षण संस्थान? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लक्षित समूह, ग्रामीण या शहरी आबादी के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से वंचित समूह। मुख्य लक्ष्य में गैर साक्षर, नवसाक्षर यानी कि नवसाक्षर न्यू लिटरेट, 8वीं कक्षा तक के व्यक्ति जिनकी शिक्षा 15 से 35 वर्ष की आयु में स्कूल ड्रॉप आउट शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में महिलाओं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक को दी जाने वाली प्राथमिकता। अगला है इसमें मेक इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। इसका लक्ष्य है मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि में 12 से 14% की प्रतिवर्ष की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना। 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से 25% तक बढ़ाना। विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना। और इसी तरह 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विनिर्माण की हिस्सेदारी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जो 16% है अभी, इसको बढ़ाकर 25% ले जाना। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल सेट का निर्माण करना। घरेलू मूल्य वृद्धि और विनिर्माण में तकनीकी गहराई में वृद्धि करना। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना। फिर विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना। अगली हमारी स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस योजना का संचालन वित्तीय सेवा विभाग के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा है। आप इसमें आपने एक चीज ध्यान दीजिए, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस के लिए ये योजना चलाई गई है, यानी कि कोई भी SC ST कम्युनिटी या वीमेन, इनके लिए, इन तीनों के लिए सबसे पहले तो ये योजना इन तीनों के लिए ही है। और कोई भी बैंक इनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनको लोन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन किस चीज के लिए? कोई भी इनको बिजनेस, ऐसा बिजनेस हो जो ग्रीन फील्ड हो। ग्रीन फील्ड का मतलब यहाँ एनवायरमेंट
फ्रेंडली नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीनफील्ड्स का मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो न्यूली डेवलप हो, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो नए सिरे से शुरू की जाए, नए सिरे से खड़ी की जाए, यानी कि एक जमीन लेकर उस पर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कोई बालूजा की कंपनी है, बालूजा, या एक और जो हमारे यहाँ नमकीन आती है हल्दीराम, आप हल्दीराम का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हल्दीराम, और आप सोचे कोई बिजनेस करने की, तो आपने यहाँ से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और आपने ये हल्दीराम की कंपनी परचेज कर ली, टेक ओवर कर ली, तो ये इसलिए आपको इस काम के लिए लोन नहीं मिल सकता। आपको कोई नया बिजनेस ही स्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी इन तीनों से, आपसे मतलब यहाँ इन 3 कम्युनिटीज से है, यानी कि इन 3 कैटेगरीज के लोगों के लिए एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये स्कीम है, ना कि किसी ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। पात्रता 18 वर्ष से अधिक आयु के SC, ST या महिला उद्यमी। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है। ग्रीनफील्ड इस संदर्भ में विनिर्माण या सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में लाभार्थी का नया उद्यम है। कोई भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो या ट्रेड सेक्टर हो, इसमें जो भी बेनिफिशियरी है वो नया उद्यम स्टार्ट करने जा रहा है, यानी कि नया एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी SC, ST या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। यानी कि इसमें अगर जैसे पार्टनरशिप कर रहा है किसी से, तो उसमें 51% हिस्सेदारी इन तीनों की ही होनी चाहिए, SC, ST और विमेन। इन तीनों में से जो भी कंपनी नई खोल रहा है उसमें कम से कम 51% हिस्सेदारी इन्हीं तीनों में से किसी की होनी चाहिए। उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसने पहले बैंक लोन लेकर भाग ना गया हो, विजय माल्या टाइप का ना हो। फिर है ऋण का आकार, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी को मिलाकर परियोजना की 75% लागत का समग्र ऋण। फिर है ब्याज दर, ब्याज की दर उस श्रेणी यानी कि रेटिंग श्रेणी के लिए बैंक की सबसे कम दर लागू होगी, जिसमें आधार दर प्लस 3% प्रीमियम, यानी कि MCLR पर 3% एक्स्ट्रा प्रीमियम उनसे लिया जाएगा। अब है प्रधानमंत्री जनधन योजना। योजना की मुख्य विशेषताएं, देश भर में सभी घरों, ग्रामीण और शहरी दोनों को योजना के तहत कवर किया गया है। 15 करोड़ गरीबों के लिए बैंक खाते इसमें खोले जाएंगे। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 6 महीने के भीतर खाते में संतोषजनक संचालन के बाद आधार से जुड़े खातों के लिए 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। यानी कि अगर बैंक योजना के तहत सभी बैंक खातों में 6 महीने के भीतर, अगर जैसे आज बैंक खोला और आज से 30 मार्च को अगर 6 महीने तक, यानी कि 30 सितंबर तक कोई सही संचालन कर रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन सही हो रहे हैं, तो इसमें 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट, इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 5,000 रुपये तक की प्रोवाइड की जाएगी। ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि एडवांस में, अगर भले ही इनके अकाउंट में 1,000 रुपये हैं, फिर भी ये व्यक्ति इस अकाउंट से अपने 5,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि उस पर ओवरनाइट के हिसाब से इनको लोन इंटरेस्ट भी देना होगा, वो एक तरह से लोन की फॉर्म में ही इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट ATM से ही निकाल सकते हैं। फिर है रुपए डेबिट कार्ड जारी रखना 2 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के साथ है, यानी कि इसमें रुपए कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। इसका चरण पहला 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक था। दूसरा चरण 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 था, यानी कि 3 वर्ष के लिए था ये। और तीसरा चरण 14 अगस्त 2018 से अब तक चल रहा है। इसमें प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम हर घर से हर वयस्क के लिए खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित करेगा, यानी कि पहले अब इसमें यह है कि हर घर का हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट हो। मौजूदा ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाएगी, यानी कि अब आप डायरेक्ट 5,000 की जगह 10,000 भी ओवरड्राफ्ट ATM से निकाले जा सकते हैं, चाहे भले ही अकाउंट में पैसे बिल्कुल ना हो। बस शर्त यह है कि उसमें 6 महीने तक कंटिन्यू ट्रांजेक्शंस अच्छे किए गए हों, किसी तरह का ट्रांजेक्शन में कमी ना की गई हो। 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट, यानी कि वो अकाउंट एक्टिव रहे, 6 महीने तक कम से कम अकाउंट एक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि इनएक्टिव फॉर्म में हो कि अकाउंट खुलवा लिया उसके बाद किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया गया। 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्तें नहीं होंगी, यानी कि 2,000 रुपये तक का पैसा 2,000 रुपये तक बिना किसी शर्त के निकाले जा सकते हैं। और 10,000 रुपये तक अगर निकाले जाएंगे तो उस पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना होगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष से संशोधित कर 18 से 65 वर्ष की जा सकती है, यानी कि अब इसे बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष किया जा सकता है कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जो निकाले जाएंगे उसकी आयु सीमा 18 से 65 वर्ष वाले खातों को ही प्रदान की जाएगी।
फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो इस तरह के उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाकर उन्हें सस्ती ऋण प्रदान करके निर्धनों को धन की आपूर्ति करती है। इसकी पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर कृषि क्षेत्र की आय सृजन करने वाली गतिविधि है, एक्टिविटी है, जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग इत्यादि, व्यापार या सेवा क्षेत्र, और जिसकी ऋण की आवश्यकता 10 लाख रुपए से कम है, या तो बैंक या एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनसे संपर्क कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। ये ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मुद्रा द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस ऋण को बैंक से, एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से किसी से भी लिया जा सकता है। अब प्रदान किए जाने वाले जो ऋण हैं वो उनके 3 प्रकार हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वाधान में मुद्रा ने पहले से ही निम्नलिखित उत्पाद या योजनाएं बनाई हैं। इसमें 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। पहला है शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। शिशु इस स्कीम का नाम है, मुद्रा के अंतर्गत ही। दूसरी है किशोर, इसमें 50,000 से 5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। और तीसरा है तरुण, इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। 10 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। अगला है शहरी प्रवासियों या गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसर योजना, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर स्कीम्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना, यानी कि ये अम्ब्रेला स्कीम इसकी कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसके अंतर्गत एक स्कीम दूसरी चलाई गई है जिसमें किफायती किराए का आवास परिसर शुरुआत की गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इस योजना को 31 जुलाई 2020 से शुरू किया गया था। अब लाभार्थियों की पहचान इसमें कैसे की जाती है? विनिर्माण उद्योगों में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, घरेलू, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सेवा प्रदाता और निर्माण या अन्य क्षेत्र, मजदूर, छात्र आदि जो बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे क्षेत्रों से बड़े क्षेत्रों में जाते हैं, इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी होंगे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इनफॉर्मल और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत कोविड वसूली चरण के दौरान नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। यह योजना 2020 से 23 की अवधि के लिए चलाई जानी है, यानी कि 3 साल के लिए, 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए चलाई जानी है। लाभार्थी योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी, 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी जो 1 अक्टूबर 2010 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा था और उसके पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्य खाता संख्या नहीं थी, यानी कि उसके पास ना तो यूएएन नंबर है 1 अक्टूबर 2020 से पहले और ना ही ईपीएफ खाता संख्या है, यानी कि ईपीएफ अकाउंट नंबर भी नहीं है और किसी ऐसी कंपनी में काम भी नहीं किया उसने जो ऑलरेडी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो। ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं किया है वो कर्मचारी और साथ ही 15,000 रुपये से कम उसका मासिक वेतन हो, ऐसा कर्मचारी इस योजना का पात्र होगा। दूसरी शर्त क्या है? कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर तो है और वो 15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन लेता है, जिसे 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से बाहर किया गया हो और 30 सितंबर 2020 तक किसी भी ईपीएफ कवर स्थापना में रोजगार में शामिल नहीं हुआ है। यानी कि दूसरी शर्त क्या है? ऐसा कोई कर्मचारी जो 15,000 रुपये से कम की जिसकी सैलरी हो, 15,000 रुपये से कम, और लेकिन वो किसी ऐसी कंपनी में कार्य कर रहा था 1 मार्च 2020 से पहले से जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड थी, लेकिन 1 मार्च 2020 यानी कि आपको पता है कि कोविड-19 का कहर आया था, कोरोना वायरस का, तो उसकी वजह से उसको 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के दौरान अगर इन 6-7 महीनों के दौरान उसे कंपनी से निकाला गया है तो वो भी इस योजना का पात्र होगा। प्रतिष्ठानों के लिए पात्रता मानदंड: ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान यदि वे सितंबर 2020 तक कर्मचारियों के संदर्भ के आधार की तुलना में नए कर्मचारी जोड़ते हैं, यानी कि यदि संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या उससे कम है तो 2 नए कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी ये सुविधा।
और यदि संदर्भ आधार यानी कि उनका रेफरेंस जो संख्या है वो 50 कर्मचारियों से अधिक है तो 5 नए कर्मचारियों को ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी। अब है लाभ। 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद लगे नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी और 30 जून 2021 तक निम्नलिखित स्तर पर रहेगी। 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान यानी कि कर्मचारी का योगदान मजदूरी का 12% और नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर का योगदान मजदूरी का 12%, तो कुल मजदूरी का 24% प्रदान किया जाएगा। और 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान में यानी कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां केवल कर्मचारी के ईपीएफ अंशदान मजदूरी का 12% होगा। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार के एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करती है। इस अभियान का शुभारंभ 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलीहर ब्लॉक बेलदौर से किया गया था। यानी कि इसको 20 जून 2020 को बिहार से शुरू किया गया था। इसका प्रसार अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा ये जैसे 6 राज्यों में 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने जाते हैं वो भी शामिल हैं। इन जिलों में लगभग 2/3 ऐसे प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने का अनुमान है। इसका उद्देश्य 50,000 करोड़ रुपए के संसाधन वाले इस 125 दिनों के अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य यानी कि ये कितने दिन तक चलेगी स्कीम? ये चलेगी 125 दिन तक। प्रवासियों और इसी तरह प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को वापस आने पर आजीविका के अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे वाले गांव, आंगनवाड़ियां, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर आदि से परिपूर्ण करना, लंबे समय तक आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए चरण निर्धारित करना यानी कि फेज वाइज मैनर में इस योजना को शुरू करना ताकि इसको लंबे समय तक 125 दिन से आगे तक इस योजना को चलाया जा सके। योजना की अवधि 20 जून 2020 से शुरू होने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान की अवधि 125 दिन की होगी। अब है PMGKY उज्ज्वला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उज्ज्वला स्कीम भी थी। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक राहत पैकेज की घोषणा की जिसके उद्देश्य महामारी की चपेट में आए गरीबों और कमजोरों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करना था। पैकेज में उन गरीब परिवारों के लिए भी राहत शामिल है जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन का लाभ उठाया था। इसलिए हम इसके बाद उज्ज्वला योजना भी देखेंगे कि उज्ज्वला योजना क्या थी। उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई थी उसको भी देखेंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम वजन के 3 बार सिलेंडर भरने की छूट प्राप्त होगी क्योंकि ये इसमें उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे लोगों को और महिलाओं को फ्री सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उज्ज्वला के अंतर्गत 3 बार उसकी रिफिलिंग की परमिशन दी गई है, रिफिलिंग की लिए छूट दी गई है। ये योजना अप्रैल से 30 सितंबर 2020 के दौरान वैध है यानी कि इसकी वैलिडिटी है। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसको प्रधानमंत्री प्रकाश योजना लाइटनिंग स्कीम भी कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए 80 बिलियन रुपए यानी कि 1.1 बिलियन डॉलर का बजटीय आवंटन किया गया था। इसके लॉन्च के पहले वर्ष में वितरित किए गए कनेक्शन 15 बिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 22 बिलियन सिलेंडर वितरित किए गए थे। ये कुछ एक या दो स्कीम भारत सरकार की करंट गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा हिट रही हैं योजनाएं या स्कीम्स कह लीजिए। पहला है भारत स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान बहुत ज्यादा हिट अभियान रहा है, इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और दूसरी उज्ज्वला योजना जिसमें रिकॉर्ड तोड़ सिलेंडर फ्री बांटे गए और लोगों ने लिए भी। ये स्कीम बहुत सुपर हिट रही, लेकिन इसमें कैच है, सुपर हिट बांटने में तो रही लेकिन उसके बाद रिफिलिंग लोगों ने नहीं कराया। उसकी वजह आपको पता ही होगी कि सिलेंडर 900 रुपए के आसपास है और वो तो अब है, लेकिन जिस टाइम ये बांटे गए थे उसके बाद भी पहला तो भरकर दिया गया था सिलेंडर, दोबारा रिफिलिंग के टाइम पर ही इस सिलेंडर की कीमत 800 रुपए थी। तो इसलिए जो गरीब परिवार थे वो इसको नहीं अफोर्ड कर पाए और दोबारा गोबर और जो भी प्राकृतिक साधन होते हैं प्राकृतिक साधनों पर उनको दोबारा लौटना पड़ा, लकड़ी पर और गैस चूल्हे को छोड़कर लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरा है 23 अक्टूबर
2017 तक 30 मिलियन कनेक्शन वितरित किए गए, जिसमें से 44% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दिए गए थे। दिसंबर 2018 तक संख्या 58 मिलियन को पार कर गई। भारत के 2018 के केंद्रीय बजट में 80 मिलियन गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए इसके दायरे को विस्तारित किया गया। तेल विपणन कंपनियों OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा 21,000 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस योजना के कारण 2014 की तुलना में 2019 में LPG की खपत में 56% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी ही ज्यादा इस बार दोबारा से कमी आ गई है। अत्यधिक लोकप्रिय योजना से उत्तर प्रदेश में 14.6 मिलियन BPL परिवार, पश्चिम बंगाल में 8.8 मिलियन, बिहार में 8.5 मिलियन, मध्य प्रदेश में 7.1 मिलियन और राजस्थान में 6.3 मिलियन से अधिक लोग लाभान्वित हुए। 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने घोषणा की कि इस योजना के तहत 1 करोड़ और कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 21-22 में 1 करोड़ और कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। पहले जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उस टाइम 5 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड करने की लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो वक्त से पहले ही, समय से पहले ही 8 करोड़ कनेक्शन बांट दिए गए थे, वितरित कर दिए गए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी, जो वक्त टाइम से पहले कोई बहुत कम स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने टाइम से पहले अपने टारगेट को अचीव किया है। उन्हीं स्कीम्स में से एक स्कीम ये भी थी जिसने टाइम से पहले अपने टारगेट को तो अचीव किया, लेकिन साथ ही उसकी अगली रिफिल नहीं हो पाई। अब यही वजह है कि 900 रुपए के सिलेंडर होने के बाद अब इस LPG की खपत में बहुत तेजी से कमी आई है और शहरी क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से कमी आई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पैसे भी इसीलिए बढ़ाए गए हैं कि जो फ्री सिलेंडर पहले बांटे गए थे और उसका भार आम जनता पर जो पैसे प्रोवाइड करती है, जैसे 800 रुपये 700 रुपये, तो उस टाइम भी जो बड़े थे उन्हीं पर डालकर इसको बराबर कर लिया गया है। अब उसको सारा बैलेंस कर लिया गया है उस नुकसान को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में एक योजना है जो प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान करती है। इसके लाभ क्या हैं? अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रति महीने के साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त चना प्रदान किया जाएगा। 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं आवंटित किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात, और शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चावल प्रदान किया गया है। पात्रता, इसकी एलिजिबिलिटी, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार जैसे अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घराने श्रेणी योजना के पात्र होंगे। प्राथमिकता घरानों की पहचान प्रायोरिटी हाउस होल्डिंग्स की पहचान राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा विकसित मापदंड पहले ही किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान की जानी है, और फिर इसमें सभी आदिम जनजाति घराने इस योजना के पात्र बनाए गए थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और एक बार फिर जो आप पिछले हमारे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हमारा ये जो जितना भी हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन 100% कोई भी परफेक्शन कहीं पर भी नहीं होता है। आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए, परफेक्शन कहीं नहीं होगा। अगर कोई ये दावा करता है कि सभी उसके ही सिलेबस से या मटेरियल से आ जाएगा, तो शायद ये आप भी जानते हैं कि यूपीएससी ही है। कोई कितना भी अच्छा तुर्रम खां हो, वो नहीं, ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते कि सारे क्वेश्चन ही उनके मटेरियल से आ जाएं। हाँ, इतना जरूर मदद मिल जाती है कि एक आपको थोड़ा दायरा सोचने का विस्तृत हो जाता है। अब जैसे हमने स्कीम्स कवर कराई, तो अगर आप थोड़ा भी ब्रॉडली उसको सोचेंगे तो आपके जहन में और स्कीम्स भी अपने आप आ जाएंगी, और उस स्कीम्स को आप अपने आप भी हो सकता है कवर कर लें जो हमने ना कराई हो, और आपके जहन में थोड़ी सी स्कीम्स क्लिक कर गई हो। इन स्कीम्स को सुनने के बाद, आज के लेक्चर को देखने के बाद या पिछले स्कीम्स के लेक्चर को देखने के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ स्कीम्स अपने आप क्लिक कर गई हो और वो आप खुद ही रेफर कर लें, तो उस तरह से इनडायरेक्टली भी थोड़ा कवर हो जाता है पोर्शन। तो ऐसे ही बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई इस तरह ये सोचता है कि वो सिर्फ मटेरियल पर ही रिलाई करके एग्जाम निकाल लेगा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है। तो आपको साथ मटेरियल तो पढ़ना ही है, साथ में सेल्फ स्टडी उससे ज्यादा जरूरी है, और अपनी तरफ से भी रिसर्च उससे ज्यादा जरूरी है। रिसर्च बहुत जरूरी है अपनी तरफ से। दूसरी चीज ये है कि एक लड़के ने मुझसे पूछा, कमेंट किया था हमारे यहाँ एक स्टूडेंट ने, कि इसमें ईपीएफओ के एग्जाम में अकाउंट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल मैक्सिमम 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कॉस्ट बेनिफिट इतनी है कि मैं आपके लिए स्कीम्स छोड़कर, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में, इसके अलावा
जो करंट अफेयर्स है उससे अगर आप जोड़ देंगे तो ये स्कीम्स के क्वेश्चंस कम से कम 15 तक चले जाते हैं, 10 से 15 तक क्वेश्चन चले जाते हैं। तो मैं ये छोड़कर आपको 2 या 3 अकाउंट्स के न्यूमेरिकल कराऊं तो ये मुझे कॉस्ट बेनिफिट नहीं दिखता। स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको तब भी पढ़नी है, स्कीम्स तो आपको तब भी पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, तो क्यों ना इसी को ठीक से पढ़ लें। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन भी कवर कराएंगे। बल्कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी बताया था लास्ट में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गैप वाले पार्ट को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन इसी से आएंगे। ये हमने अकाउंट्स के शुरुआती लेक्चर्स में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंट के वो कवर किए हैं, और आप उस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप शुरुआती हमारे अकाउंट्स के लेक्चर देखिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ अकाउंट्स की हमारी पूरी सीरीज आप एक बार पढ़ लीजिए 2-3 बार उसको, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। क्या आपको एक भी क्वेश्चन उसके बाहर दिखेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने उससे एक भी क्वेश्चन बाहर देखा हो। और फिर दूसरा, इसी तरह हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किए हैं अपने चैनल पर, आप उनको 2-3 बार थोरो स्टडी कीजिए, और उसके बाद पिछले ईयर्स के आप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि उन्होंने क्वेश्चन किस तरह से पूछे हैं, और क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो उन लॉज जो हमने लॉ कराए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जितने भी अधिनियम और एक्ट हमने पढ़े हैं अपने सोशल इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेक्चर में, उनसे बाहर कोई भी लॉ पूछा गया है या नहीं। अब एक दूसरा आया है न्यू लेबर कोड पॉलिसी, उसको भी हमने कवर कर लिया है। अब ज्यादातर उम्मीद है कि क्वेश्चन उसी से ही पुटअप किया जाएगा, तो हम उसको भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और एक बार फिर से हम जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो एक बार रिवीजन की फॉर्म में हम फिर से उसे न्यू लेबर कोड पॉलिसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।